Hi, I am Deeksha Tiwari and this is Pacific Learning. Today we will discuss that how we can crack CTET examination without any coaching in our first attempt. So let's begin. आज हम जानेंगे कि सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके हम सीटेट एग्जामिनेशन अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी बिना किसी कोचिंग के, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि सीटेट एग्जामिनेशन एक्चुअली है क्या, इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है ये। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो आप ये देखोगे कि सीटेट एग्जामिनेशन कभी भी रोटिंग पावर नहीं मांगता। वो एक्चुअली उसकी डिमांड ये है कि आपका कंसेप्ट बिल्डिंग कैसा है। जिन बच्चों की कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी होती है वो आराम से सीटेट एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। सो कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मेमोराइज करने के लिए नहीं कहा जाता, दैट्स वाई इसमें हर एक सेक्शन में आपको पेडागॉजिकल इशू टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि उस टाइम पे जो भी आपको सिचुएशन दी जाएगी उस टाइम पे आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, आप क्या एक्ट करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें उसमें आपकी देखी जाती हैं क्वेश्चन में। तो बेसिकली ये आपको प्रिपेयर करता है एक अच्छा टीचर बनने के लिए। इन सब चीज़ के बारे में जब आप पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो इनडायरेक्टली ये सब आपके अंदर खुद आने लगता है, समाहित होने लगता है। तो बेसिकली ये आपको एक अच्छा टीचर बना रहा है। तो सीटेट, पहला चीज़ ये कि सीटेट क्या है कि ये कभी भी आपसे रोटिंग पावर नहीं मांगता, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग है। अब मैं बात करूंगी कि सीटेट की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। बेसिकली इसके 3 पॉइंट्स पर मैं डिस्कस करूंगी। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे प्रीवियस ईयर पेपर, सेकेंड पॉइंट होगा एनसीईआरटी बुक्स, और थर्ड पॉइंट होगा हमारे डिस्कशन का मॉक टेस्ट पेपर। ये 3 पिलर्स जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्रिपरेशन में सीटेट के। तो आपको इन तीनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके अपनी सीटेट की प्रिपरेशन करनी है। आप आराम से 3 to 4 मंथ में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। सो हम बारी बारी से इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर एक्चुअली क्या काम करता है, आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो डेस्टिनेशन का रूट जाने बगैर, उसके रूट में क्या क्या हर्डल्स आने वाले हैं उसको सोचे बगैर आप वो रूट फॉलो नहीं कर सकते, डेस्टिनेशन पे आप पहुंच नहीं सकते। तो बेसिकली ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वो रूट का काम करता है। ये रूट कैसे, आपको इन प्रीवियस ईयर पेपर्स से पता चलेगा कि एक्चुअली पेपर्स के टाइप कैसे हैं, पैटर्न कैसा आता है। केवल ये जान लेना कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा सेक्शन आता है, इनफ नहीं होता है। आपको देखना होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस साल हार्ड आया था, किस साल मॉडरेट आया था, किस साल सिंपल आया था। ये स्टैटिस्टिक आपके किसी काम की नहीं है, बट हाँ आपका लेवल वो सीटेट के लेवल से कहाँ पे मैच करता है, कहाँ पे नीचे है, कहाँ पे ऊपर है, ये स्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका लेवल क्या है, और आपको फर्दर कहाँ पे काम करना है, कौन से सेक्शन को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर कुछ कुछ आप लगा लोगे तो वो मॉक की तरह भी काम करता है, बट ये है कि वो आए हुए क्वेश्चन है, कई बार आप 2-4 बार लगा लेते हो और वो आपको आंसर्स याद हो जाते हैं। तो आप फिर कॉन्फिडेंस मत फील करने लगना 2-4 बार लगा के आपको आंसर्स आ रहे हैं, बिकॉज वो फिर रोटिंग पावर हो गई। आप उसको केवल प्रीवियस ईयर को केवल इस तरह से बेस मानिए कि आपको पता चल जाए कि पेपर कैसा आता है और उसका लेवल कैसा होता है। अब प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो अलग अलग बुक्स की, अलग अलग रेफरेंस बुक्स की, अलग अलग स्टडी मटेरियल आपको कौन से फॉलो करने हैं, कौन से सेक्शन के लिए, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। सो प्रीवियस ईयर पेपर एक्चुअली आप मार्केट से भी ले सकते हो, इसके बारे में मैंने पूरी की पूरी डिस्कशन उस वीडियो में की हुई है। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सीटेट प्रिपरेशन में, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ एनसीईआरटी इतना अच्छा, मतलब बेस आपका बना देगा, फंडामेंटल्स आपको दे देगा कि आप आराम से इस पेपर को क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी पेपर 1 में। जो पेपर 1 में ईवीएस वाला पार्ट आता है जो 30 मार्क्स का आता है, उसमें मान लो 15 मार्क्स तो आपका पेडागॉजिकल इशू हो गया, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पेडागॉजी के पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। बट जो 15 मार्क्स की ईवीएस आती है
उसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अगर आपने 1 to 5 की ईवीएस की किताब अच्छे से पढ़ ली है। ईवीएस की किताब से ही वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं अलग अलग लेवल पे आपकी थिंकिंग स्किल को देख करके, और उसी हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। और आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आप देखो कि एक ही क्वेश्चन बार बार ऑप्शंस को शफल करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब आप कहोगे कि अब तो आप फिर से रूटिंग की बात कर दी कि 1 to 5 का पढ़ लो। ऐसा नहीं है, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, इसको रूटिंग पावर नहीं कहते। अगर आपको पता है कि कहाँ से पेपर में आ रहा है और आप उस पार्ट को पढ़ रहे हो, मैंने रटने के लिए नहीं कहा, पढ़ने के लिए कहा, समझ के पढ़िए, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दे देता है कि आपको उसके बारे में हर एक कंटेंट पता होना चाहिए, हर एक ऑप्शंस को आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं कि 1 2 इज राइट, 1 and 2 and 3 इज राइट, मतलब ऑल द अबव, ऐसे करके आंसर्स आते हैं कि आपको केवल एक आंसर नहीं लगाना है, आपको फिर चेक भी करना है कि आप तीनों सही है, क्या दो सही है, कौन से दो पेयर सही हैं। तो आपको अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेपर 2 की बात करें तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, साइंस एसएसटी वाले पार्ट के, उनके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। फंडामेंटल्स आपको देगा। आपको अगर आइडिया नहीं है क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या है मेडिवल पीरियड में मुगल वगैरह, और क्या है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, जो भी गांधी जी का रिवोल्यूशन वगैरह था, इन सब के बारे में एक्चुअली बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में बहुत ही क्रिस्प नोट्स जैसा एक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। आराम से आप 6 to 8 की बुक्स पढ़िए एसएसटी की। इकोनॉमिक्स है, आपका जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आप आराम से पढ़िए, सिविक्स है, बहुत अच्छे से आप उसको फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, आपके फंडामेंटल्स एक्चुअली क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी की कई सारी बुक्स ऐसे आपको कंपाइलेशंस में भी मिल जाती हैं, लाइक महेश बंडवाल जी की किताब है जो आपको भूगोल वगैरह की मिल जाती है। प्लस कई सारे आपके एनसीईआरटी बुक्स लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के ऐप है, आप जाके प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे फिलॉइड वगैरह के ऐप्स हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक आराम से अवेल करा देती हैं, बहुत आराम से आप वहाँ से पढ़ सकते हो। साइंस की बात करें तो साइंस में भी सेम सिमिलरली वहाँ पे आपको पूरा का पूरा 6 to 10 या 6 to 8 की जो भी एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ो, आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल आपके दिमाग में आ जाएगा, बेसिक्स आपका तैयार हो जाएगा। और एनसीईआरटी इतनी इंटरेस्टिंग किताबें हैं कि आप एक बार शुरू करोगे तो आपको आधा नहीं छोड़ सकते, फिर आप उसे कंप्लीट करोगे कि क्या है। और बेसिकली ये है कि एनसीईआरटी खुद कभी भी रोटिंग पावर पर विश्वास नहीं रखता, वो कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस अधूरे छोड़ देता है ताकि आप उसे कंप्लीट करो। ये आपकी थिंकिंग पावर, आपके जो प्रैक्टिकल वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बट तैयारी के टाइम में आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकते। ओके, सो आप कंपाइलेशंस ले सकते हो, बाकी आप अगर इंटरेस्टेड हो तो प्रैक्टिकल ना करो, आप थोड़ा सा सोच लो कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आप आराम से वो पढ़ सकते हो। कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, बट अगर मेरी बात मानिए तो एनसीईआरटी के कंपाइलेशन की वीडियो कभी मत देखिएगा, आपको उतना खास समझ नहीं आएगा, हार्ड और लगेगा। जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको वही चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी। और मैं ये इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरा खुद का बैकग्राउंड एनसीईआरटी रहा है। एनसीईआरटी मैं केंद्र विद्यालय से पढ़ी हूँ, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बोर्ड में फॉलो होती है, तो वो मेरे को काफ़ी बोनस की तरह वर्क किया मेरे सीटेट प्रिपरेशन में, बिकॉज वो पार्ट मेरा क्लियर था। साइंस वाला पार्ट, एसएसटी वाला, जो थोड़े बहुत जीएस के क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं ईवीएस के पार्ट में, वो मेरा प्रिपेयर था, उसके लिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी, बोनस की तरह वर्क किया बहुत, तो सही था वो। बाकी यूपी बोर्ड वाले हो गए, दूसरे बोर्ड वाले हो गए, तो उनके बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस होते हैं, बच्चे काफ़ी पढ़ के आते हैं, बट ये है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको कौन से पार्ट को ज़्यादा फोकस करना है, तो वहाँ पे ये एनसीईआरटी आपकी हेल्प करेगी, तो जस्ट गो थ्रू इट। नाउ एनसीईआरटी की किताबें कहाँ से मिलेंगी मैंने आपको बता दिया, आप कंपाइलेशंस कहाँ से ले सकते हो वो भी, उसके लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो, बुक्स वाला रेफरेंस जो डेडिकेटेड वीडियो है, आराम से चाहिए उसको वॉच कीजिए। थर्ड वन इज़ मॉक टेस्ट पेपर। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इशू है और आप किताबें नहीं ले पा रहे हो, ओके, किताबें नहीं ले पा रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं ले पा रहे हो, तो आप ये सब मत लो। होते हैं, आप लोग बोलोगे अब ऐसा कौन है जो 200-300 की किताब नहीं ले पाएगा, कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं कहूँगी कि किताबों को छोड़ करके आप किताब भले मत लीजिए, आपको इतने सारे वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपने जो भी अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान किताबें पढ़ रखी होंगी उस समय की भी किताबें आपके पास होंगी, आप मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर लीजिए। आपको एक्चुअली मॉक टेस्ट पेपर से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका लेवल है क्या। आप अगर पहले से प्रिपेयर हो तो आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा मॉक टेस्ट देने के बाद कि चलो मैंने इतना कर लिया, अब आराम से हो जाएगा मेरा। दूसरा कि आपको ये बहुत आराम से पता चल जाएगा कि आपकी कमी कहाँ है, प्लस एक एग्ज़ाम जैसा माहौल होगा, तो आपको वो चीज़ें बहुत सही लगेंगी जब आप एग्ज़ाम में जाओगे और आपको अचानक से नहीं पता चलेगा कि पेपर इतना लेंदी है,
पेपर कैसे सॉल्व होगा और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी, किसको 20 मिनट देना है, किसको 30 मिनट देना है, किसको 1 घंटा देना है, OMR के लिए कितना टाइम होना चाहिए। तो बेसिकली ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट पेपर हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज आपका पेपर भी ऑफलाइन मोड होता है। बट अधिकतर जो मॉक टेस्ट पेपर है, आजकल कोविड का टाइम है तो आप ऑनलाइन ही बाय कीजिए। और अपना हमेशा याद रखिए कि 20 मिनट्स मिनिमम, आपको 20 मिनट्स तो रखने हैं OMR के लिए। बाकी आप मैक्सिमम 30 मिनट्स रखिए, क्योंकि कई सारे बच्चे बहुत स्लो फिल करते हैं OMR को। OMR कैसे फिल करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए भी हम बाद में वीडियो बनाएंगे, वो अभी हमारा काम नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा तब हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। आज हमारा था केवल स्ट्रैटेजीज पर बात करना। तो मॉक टेस्ट पेपर आपको कहाँ मिल सकता है? ये आपको एक्चुअली कई सारे ऐप्स हैं। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैंने ग्रेडअप का मॉक फॉलो किया था। उस टाइम मुझे ज़्यादा ऐप्स के बारे में पता नहीं था, मुझे 2 ऐप्स पता थे ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट से, टेस्ट बुक था और एक ग्रेडअप था। मैंने ग्रेडअप के 10 मॉक टेस्ट पेपर लगाए थे। उसकी वजह से जुलाई से दिसंबर में मेरे मार्क्स थोड़े इंक्रीज़ हुए और एक्चुअली काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया। अंदर से मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ पेपर सही जाएगा। और जब मैं पेपर देने गई तो वहाँ पे एक डर जैसा माहौल नहीं था कि पेपर बहुत लेंदी है या फिर मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ। बहुत आराम से टाइम मैनेज हो गया था कि कितने कितने देर में क्या क्या सेक्शन मुझे करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। तो ये 3 जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत हेल्प करेंगी आपको क्वालिफाई करने में सीटेट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी विदाउट कोचिंग। कोचिंग पे इतना ज़्यादा रिलाय मत कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी कोचिंग बेकार होती है, मतलब मेरा ये कहना नहीं है। बट हाँ, आप अगर सेल्फ स्टडी पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा होगा। और आजकल तो यूट्यूब पे आपको इतने सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, आप आराम से खुद से एनालाइज कीजिए। जो सेल्फ एनालाइज करता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ता है। उसकी थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाती है, उसकी कंसेप्ट बिल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यही तो सीटेट आपसे मांगता है, कंसेप्ट बिल्डिंग पावर। ओके, सो रोटिंग पावर पे कम ध्यान दीजिए। इन तीनों बात का बहुत ध्यान रखिए। फर्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइए, जो आपको पाथ बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। द सेकेंड वन इज NCERT। NCERT आपका फंडामेंटल और बेसिक्स तैयार करेगा। द थर्ड वन इज मॉक टेस्ट पेपर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मैनेज करना सिखाएगा कि एग्जामिनेशन के वक्त आपको एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करना है। सो दिस इज़ इट। बाकी हाँ, एक लास्ट चीज़ और, बेसिकली मेरे ये यूट्यूब चैनल का मेन जो मोटो है वो ये है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे साइंस पेपर 2 के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन यूट्यूब पे मुझे नहीं मिला कि एक पास मुझे सारे वीडियोस मिल जाएं और चीज़ें सही हो जाएं, एक पास मुझे सब कुछ हो जाए, बुकों की ज़रूरत ना पड़े। और आप जानते हो लुसेंट की किताबें अरिहंत नहीं पढ़ सकते, बहुत बल्कि होती हैं। ओके, तो बेसिकली अभी जो मेरे शुरू के वीडियोज़ होंगे प्रिपरेशन के दौर में, वो साइंस पेपर 2 के लिए होंगे। इसके बाद से SST पेपर 2 के लिए NCERT के नोट्स मैं लेकर के आऊँगी। वीडियो पूरा नहीं होगा, बहुत बल्कि नहीं होगा, पूरा का पूरा क्रिस्प नोट होगा। आराम से आप फॉलो कीजिए। आपको प्लेलिस्ट वाइज 1 महीने में काफ़ी कुछ हम कवर कर लेंगे। लाइक साइंस तो लगभग पूरा कवर हो जाएगा पेपर 2 का। देन EVS आपका अगले मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा पेपर 1 का। देन जो SST वाला पार्ट है वो भी हमारा हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी से रिलेटेड इन तीनों बातों का बहुत ध्यान रखिएगा कि इधर उधर से नहीं है, बहुत ही क्रिस्प वे में मैंने आपको बताया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको जानना है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और कौन से पार्ट से कितने मार्क्स का आता है, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है। पेपर 1 के लिए एक वीडियो है, पेपर 2 के लिए अलग वीडियो है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जाइए आप और वहाँ पे देखिए कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। यहाँ पे अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।